हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल बिजनेस का चैप्टर 1। इसमें मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उन्हें रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। पहले है इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन। इंटरनेशनल बिजनेस एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो पूरे ग्लोब के रिसोर्सेज हैं उन पे फोकस करते हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हम देख सकें। अब इसमें आता है नेक्स्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की जो करेक्टरिस्टिक है उसमें पहला है गाइडेड बाय प्रॉफिट। अब कोई भी बिजनेस हो रहा है तो वो बिना प्रॉफिट मोटिव के तो होता नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस भी वैसा ही है जैसा नॉर्मल बिजनेस होता है, लेकिन कई बार जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस करती हैं फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव। देन फैसिलिटेट द एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि डोनेशन या चैरिटी नहीं होती। बिजनेस का मतलब क्या है कि आप कुछ ले रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है। सो एक्सचेंज इंक्लूड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ एंड इवन बियॉन्ड। इंटरनेशनल बिजनेस इन इट्स स्कोप इंक्लूड, इंटरनेशनल बिजनेस के एक्सचेंज स्कोप में क्या आता है, प्रोडक्ट, सर्विस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। देन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। 3 तरह के ट्रांजेक्शन डिफाइन किए गए हैं, ट्रेड, इनकम और इन्वेस्टमेंट, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैलेंस ऑफ पेमेंट ने डिस्क्राइब किए हैं। ये 3 टाइप के ट्रांजेक्शन की कैटेगरी मैंने हाईलाइट भी करी है। जो इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड, इनकम और इन्वेस्टमेंट। ट्रेड के अंदर क्या आता है कि मर्चेंडाइज, सर्विस और गुड्स फॉर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन। इनकम के अंदर आता है जैसे इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर, रॉयल्टी इनकम और वेजेस, सैलरी, बेनिफिट। और इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देन आता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। पहली चीज़, अब सब इंटरनेशनल बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कोई तो रीज़न होगा ना जो कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग इज एक्सपैंड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्राइमरी एडवांटेज जो होती है इंटरनेशनल बिजनेस की वो यही है कि आपको ब्रॉड कस्टमर बेस मिल जाता है। सिर्फ आप एक कंट्री में अगर ट्रेड कर रहे हो तो आप सिर्फ उसी कंट्री के जितनी भी पॉपुलेशन है आप उनको सर्व कर सकते हो। बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो या इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो आप दूसरी कंट्रीज़ को भी सर्व कर सकते हो। दूसरा, डिवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम। इंटरनेशनल बिजनेस इनेबल करते हैं कंपनीज़ को कि वो अपनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू को डिवर्सिफाइड कर सकें। मतलब अभी आपकी जो इनकम है वो एक जगह से आ रही थी, लेकिन अब आपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डिवर्सिफाइड कर दिया, मतलब आपने दूसरे कंट्रीज़ में जाके बिजनेस किया तो आपको वहाँ से भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है। और इससे क्या होता है कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह से रेवेन्यू रिसीव हो रहा है तो आपका जो रिस्क है वो भी कम होता है और आपका बिजनेस फ्लक्चुएशन भी कम होता है। देन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ द स्केल। जब कंपनी ऑपरेट करती है ग्लोबली तो उन्हें इकोनॉमीज ऑफ द स्केल मिलता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आप लार्ज प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो रही है। देन एक्सेस टू मोर रिसोर्सेज एंड इनपुट। अब एक कंट्री में आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ उस कंट्री के रिसोर्सेज का ही एक्सेस है, बट अगर आप 2-3 कंट्री में कर रहे हो तो आप दूसरी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो, रॉ मटेरियल को, स्किल्ड लेबर को, टेक्नोलॉजी को। देन इनोवेशन। कंडक्टिंग अ बिजनेस इंटरनेशनली हेल्प द कंपनी टू एक्सपोर्ट दिस टू द न्यू मार्केट, बिजनेस प्रैक्टिसेस, नॉलेज एंड इनोवेशन। कंपनी क्या करती है अपनी, अगर एक कंपनी मेरी कंपनी कंट्री की कोई कंपनी है वो सिर्फ यहीं पे बिजनेस कर रही है तो वो सिर्फ यहाँ की टेक्नोलॉजी, नॉलेज और चीज़ों को समझ सकती है। बट अगर दूसरी कंट्री में भी कर रही है तो वहाँ की नॉलेज, टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशन वहाँ हो रहे हैं वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती है। तो इनोवेशन होगा उसका। देन डिवर्सिटी ऑफ टैलेंट पूल। इंटरनेशनल बिजनेस अलाउ करता है कंपनी को कि वो डिवर्स टैलेंट्स को एक साथ लेकर आए। जैसे अगर आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो डिफरेंट बैकग्राउंड से तो उनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा, स्किल्स होगी, एक्सपीरियंस होगा, जो आपको हेल्प करेगा कि आपकी कंपनी के अंदर जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास डिफरेंट टैलेंटेड पीपल रहें। देन आता है ब्रांड बिल्डिंग में। अगर एक ही कंट्री में आपका बिजनेस है तो आपकी ब्रांड को सिर्फ उस कंट्री के लोग जानते हैं, बट अगर आपका बिजनेस अलग अलग कंट्रीज़ में है तो आपकी ब्रांड को वहाँ के भी सारी कंट्रीज वाले लोग जानते होंगे। सो ये हेल्प करता है ब्रांड बिल्डिंग में। और एक लॉयलिटी कस्टमर बेस डेवलप करने में। देन आता है, अब एडवांटेज हैं तो चैलेंजेस भी होंगे। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इंटरनेशनल बिजनेस के? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर। अब हर कंट्री की लैंग्वेज अलग होती है। मैं इंडिया में हूँ तो मेरी लैंग्वेज अलग है, मैं चाइना में गई तो वहाँ पे चाइनीज़ चलती है। जिसकी वजह से अगर मैं चाइना में बिजनेस कर रही हूँ बट मुझे चाइनीज़ नहीं आती तो ऑफकोर्स मैं कहीं ना कहीं बैक स्टेप रहूँगी। लैंग्वेज और कल्चर बैरियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। दूसरा है लीगल कॉम्प्लिसिटी। लीगल कॉम्प्लिसिटी का मतलब है कि हर कंट्री की अपनी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अगर एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस कर रही है तो उसे वहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, टैक्स लॉस, लेबर लॉस सबको मानना पड़ेगा और उन सब की पूरी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है।
तीसरा आता है हमारा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एक इंटरप्राइज को। अब जैसे अगर मेरी कंट्री में कोई आके बिजनेस कर रहा है, इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत सारी एमएनसी सेटअप हो रखी है, और अचानक से क्या हो कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाए, सरकार बदलती रहे। अब नई सरकार आती है तो उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसका नया प्रोस्पेक्टिव होता है। अब मान लो पहली सरकार ने तो परमिशन दे रखी थी और रूल्स सही बना रखे थे, दूसरी सरकार ने आके वो रूल्स चेंज कर दिए, तो इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस हैम्पर होगा। जैसे अफगानिस्तान में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेके। अब हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, जैसे सप्लायर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर, कस्टमर प्रोसीडर, रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट, वो सब लॉजिस्टिक इशू में आता है। और मैनेजिंग इन्वेंट्री अक्रॉस द बॉर्डर, और इंश्योर करना होता है कि टाइमली डिलीवर हो गुड्स को, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन एफिशिएंसी हो, और केयरफुली प्लानिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, और इन सबको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। देन करेंसी फ्लक्चुएशन एंड फाइनेंशियल रिस्क। करेंसी फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि अब मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रही हूँ, तो करेंसी मतलब मैं दूसरी कंट्री का जो करेंसी रेट होगा, एक्सचेंज रेट होगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर करेंसी रेट फ्लक्चुएट होता है, मतलब एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे मेरा प्रॉफिट हैम्पर होता है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल रिस्क है या करेंसी एक्सचेंज रिस्क है, इसे हम मैनेज कर सकते हैं हेजिंग मेजर्स लेके, जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर करेंसी ऑप्शन करके। दूसरा होता है मार्केट अडेप्टेबिलिटी। एंट्रिंग अ फॉरेन मार्केट इम्प्लाई कन्फ्रंटिंग इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फर्म। अगर आप एक फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फर्म दोनों से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। टू बिल्ड अ इफेक्टिव मार्केट एंट्रेंस एंड पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी, इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, लोकल मार्केट डायनेमिक्स एंड कंज्यूमर प्रीफरेंस। मतलब सिंपल लैंग्वेज लिखिए कि अगर आप एक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों से कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, और अगर आपको एंट्रेंस करना है उस मार्केट में और अपनी पोजीशन सेटअप करना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को, उसके साथ साथ लोकल मार्केट के जो डायनेमिक्स हैं, चीज़ें हैं, उन्हें समझना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ के कंज्यूमर की प्रीफरेंस क्या है। जैसे मैकडी यहाँ पर आया था, यहाँ पे वेजिटेरियंस लोग ज़्यादा हैं, तो उसने चीज़ें चेंज की थी। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करके जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, डोमेस्टिक मार्केट बिजनेस रेफर करता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस विद इन ए बाउंड्री ऑफ पर्टिकुलर कंट्री, बट इंटरनेशनल में क्या होता है, ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री बाउंड्री। देन बायर एंड सेलर। अब डोमेस्टिक बिजनेस है तो बोथ बायर एंड सेलर आर फ्रॉम सेम कंट्री, इंटरनेशनल है तो बायर एंड सेलर आर फ्रॉम सेपरेट नेशन। देन करेंसी, अब बोथ बायर एंड सेलर सेम कंट्री से हैं तो उनका सेम करेंसी में ट्रांजेक्शन होगा, बट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, डिफरेंट करेंसी में ट्रांजेक्शन होता है। देन द होमोजिनिटी, बहुत डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा होमोजिनिटी होती है प्रीफरेंस, ट्रेड और कल्चर की, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में जाओगे तो वहाँ बहुत हेट्रोजिनिटी होती है। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब अपने ही देश में आप कुछ सेटअप कर रहे हो खुद की कंट्री में, डोमेस्टिक मार्केट में, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाके सेटअप कर रहे हो तो आपकी हायर कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। देन रिस्ट्रिक्शन, डोमेस्टिक बिजनेस इज सब्जेक्ट टू फियर कॉन्स्ट्रेंट देन इंटरनेशनल बिजनेस। अब डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको सिर्फ उस कंट्री के लॉस को समझना है, बट अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो आपको अपनी कंट्रीज़ के लॉस भी समझना है और दूसरी कंट्रीज़ के लॉस भी समझना है, तो ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है। देन बिजनेस रिसर्च, जब आप मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले डोमेस्टिक बिजनेस को देखते हो तो आपको उसमें कम रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप वहीं पर रह रहे हो और वहीं पर ट्रेड कर रहे हो। बट अगर आप दूसरी कंट्री में ट्रेड कर रहे हो तो आपको वहाँ की सारी चीज़ें समझने के लिए एक थोरो रिसर्च की ज़रूरत होती है। दैन डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तो एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आप फिजिकल मूवमेंट करा रहे हो गुड्स और सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ट्रेड बैलेंस ऑफ कंट्री इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब एग्जाम्पल क्या है कि एज वी नो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस इन अ वर्ल्ड, एंड इफ वी एक्सपोर्ट दैम टू द कनाडा, देन इंडिया विल बी टर्म टू एज अ एक्सपोर्टर एंड कनाडा विल बी टर्म टू द इम्पोर्टर। मतलब जो कंट्री सामान दूसरी कंट्री में बेच रही है दैट इज एक्सपोर्टर, और जो कंट्री के अंदर सामान आ रहा है दूसरी कंट्री से दैट इज इम्पोर्टर। अब एक्सपोर्ट भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। डायरेक्ट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कॉमोडिटी को डायरेक्ट परचेस कर रहे हो और सेल कर रहे हो बिटवीन अ टू कंट्रीज, इसमें कोई मीडिएटर नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट में बीच में मीडिएटर होता है, जैसे एजेंट, एक्सपोर्ट एजेंट, कमीशन एजेंट, परचेसिंग एजेंट।
देन इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी। लाइसेंस और फ्रेंचाइजी तो आपको पता ही होगा, बहुत आजकल चल ही रहा है। लाइसेंस एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच लाइसेंसर गिव अनदर पार्टी अ राइट टू यूज इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी फॉर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ एक्सचेंज। ये इसकी डेफिनेशन है कि मतलब रॉयल्टी पेमेंट देने के बदले में आपको इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट मिल जाता है और आपको प्री डिटरमाइंड अमाउंट उसके बदले में देना होता है। फ्रेंचाइजी एक बिजनेस मॉडल होता है जो अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि वो अपना बिजनेस ऑपरेट करें यूजिंग अ स्टैब्लिश्ड ब्रांड। जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज इस्टेब्लिश ब्रांड है, हम उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि उसी ब्रांड का नेम यूज़ करते हैं और उनको उनका ब्रांड नेम यूज़ करने के पैसे देते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोसेस क्या होता है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम वर्ल्ड में कहीं भी ढूंढ लेते हैं। मतलब कंपनी मेरी है लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग अपनी यहाँ नहीं करा रही हूँ, मैं कहीं और करा रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मुझे महंगी पड़ेगी, कहीं और सस्ती पड़ेगी। एंड द कंपनी गिव कॉन्ट्रैक्ट टू द फॉरेन फर्म टू असेंबल और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट वाइल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टिल लाइव विद देम। मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग उनके पास रहेगी बट मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होगी। देन जॉइंट वेंचर, और जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है फिर 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंटिटीज साथ में आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को या फिर किसी स्पेसिफिक शेयर्ड बिजनेस को। इसके अंदर भी 2-3 तरह के होते हैं। इक्विटी जॉइंट वेंचर जहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और शेयर्स लेते हैं ऑनरशिप में। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन इज बेस्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विदाउट एस्टैब्लिशिंग अ न्यू लीगल एंटिटी। और कॉपरेटिव जॉइंट वेंचर में क्या होता है, एंटिटी कॉर्पोरेट वाइल रिटेनिंग देयर सेपरेट एंटिटी। मतलब सिर्फ वो कॉपरेट कर रही हैं, उनकी सेपरेट एंटिटी अलग अलग है। इसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल डाला है अभी अभी का रिसेंट, स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड previously recognized as टाटा स्टारबक लिमिटेड स्टैंड एज अ जॉइंट वेंचर विद इक्वल ऑनरशिप, 50-50 ऑनरशिप है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की और स्टारबक कॉर्पोरेशन की। देन आता है एफडीआई की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। एफडीआई रेफर करता है इन्वेस्टमेंट मेड बाय इंडिविजुअल बिजनेस और गवर्नमेंट फ्रॉम वन कंट्री इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। एफडीआई ऑल्सो हेल्प द कंपनी दैट इज सीकिंग एक्सेस टू द रॉ मटेरियल। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं उसकी ऑनरशिप भी मुझे मिल रही है, कुछ शेयर्स मिल रहे हैं, कुछ इक्विटी मिल रही है क्योंकि मैं डायरेक्टली पैसा डाल रही हूँ, तो मेरे को रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर यूज़ करने का भी, मतलब मैं उन लोगों को वो चीज़ भी प्रोवाइड कराऊंगी बिकॉज मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो बिज़नेस ग्रो करे। देन मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनी रफली इक्वली साइज होता है उनका और स्ट्रेंथ भी इक्वली होती है, वो यूनाइट हो जाती है और एक नई एंटिटी फॉर्म कर लेती है। जैसे ऑन अगस्त 31, 2018 वोडाफोन इंडिया एंड आइडिया Cellular merged to form a Vodafone Idea Limited, and the two distinct brands of Vodafone and Idea combined to become a VI in 2020. एक्विजिशन का मतलब होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, मतलब उसे ले लेती है, टेकिंग ओवर कर लेती है। टारगेट कंपनी एसेट, लायबिलिटी और ऑपरेशन आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी एंड इन एडिशनल गेन द ऑनरशिप। एग्जाम्पल इन 2020 Zomato इज अ फूड डिलीवरी कंपनी एक्वायर्ड द Uber Eats. देन टेक ओवर्स और एक्विजिशन अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, मिक्स नहीं होना। टेक ओवर का मतलब होता है होस्टाइल टेक ओवर भी कहते हैं इसको। द विनर इज कॉल्ड द टेक ओवर टाइकून। टेक ओवर इज ऑल्सो डिफरेंट लेवल सच एज कंपनी टेक ओवर, बिजनेस टेक ओवर, प्रोडक्ट टेक ओवर और ब्रांड टेक ओवर। टेक ओवर के भी कई तरह के लेवल है, आप एक कंपनी टेक ओवर कर रहे हो, आप बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, आप प्रोडक्ट टेक ओवर कर रहे हो, ब्रांड टेक ओवर कर रहे हो। कुछ टेक ओवर जो होते हैं वो पास्ट में हो चुके हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट सक्सेस पे बन चुके हैं। जैसे यूनिलीवर टेक ओवर द ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन एनहांसेस पोजीशन। टेक ओवर का मेन मोटिव होता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर दो। अब क्या था कि यूनिलीवर की चाय थी तो उसने ब्रूक बॉन्ड को ले लिया, लिप्टन को भी कर लिया ताकि वो टी इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके एक कॉम्पिटिटिव ब्रांड की तरफ। ऑलवेज टेक ओवर कोस्ट मोर एज कम्पेयर टू एक्विजिशन क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेस हाई होता है, क्योंकि अगर आपने अपना कॉम्पिटिटर खत्म कर दिया तो आपकी क्या ही प्रॉफिटेबिलिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। देन अ टर्न की प्रोजेक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अंडर विच द कंपनी इज फुल्ली इवॉल्व फ्रॉम कॉन्सेप्ट। मतलब कंपनी क्या होती है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा इन्वॉल्व होती है, प्लानिंग टू कंप्लीशन, एंड इट कवर राइट फ्रॉम सप्लाई ऑफ मैन पावर, कैपिटल, इरेक्शन ऑफ प्लांट, इंस्टॉलेशन, कमीशन अप टू द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, मैन पावर, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन। मतलब ऐसा होता है कि आप स्टार्टिंग से ही लेके एंड तक आप सारा काम करते हो, आप ही का पैसा, आपका ही रॉ मटेरियल रहता है, आपका ही पहले स्टार्टिंग में पैसा लगता है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको फंड प्रोवाइड कर दिया जाता है। टर्न की प्रोजेक्ट इंडिया में बहुत हो चुके हैं और अभी भी एक लेटेस्ट जब ब्रिज बनना था
तो बहुत सारे प्रपोजल्स गए थे टर्न की प्रोजेक्ट के लिए।